हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सिमो की एक नहीं बल्कि 5 बेटियां थी। संध्या, शोभा, प्रिया, शिल्पा और प्रियंका। लेकिन फिर भी सिमो को रत्ती भर भी सुख नहीं था, क्योंकि उसकी 5 बेटियां एक से बढ़कर एक आलसी जो थी। अगर उन सब में कभी सबसे बड़े आलसी होने की प्रतियोगिता हो जाए तो 5 ही अव्वल नंबर पर आए। सिमो ने विधवा होने के कारण अपनी बेटियों को अच्छे से पाला था और कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी। लेकिन 5 को अपने आलस के आगे सिमो की जरा भी कदर नहीं थी। ऐसे ही एक दिन जब सिमो 5 को उठाने जाती है तो उनके कमरे में जाकर कहती है, उठ जाओ करम जलियो, आखिर कब तक घोड़े बेचकर सोती रहोगी? सूरज निकल आया है, उठना नहीं है क्या? सुबह के 11 बज गए हैं। माँ, आप तो जानती है कि मैं 12 बजे के बाद ही जगती हूँ, तो आप मुझे जगाने की सोचना भी मत। माँ, चाय नाश्ता बन गया हो तो दे दो ना, मुझे भूख लगी है। हाँ बन गया, लेकिन जब उठोगी तभी तो दूंगी ना। अब लेटे लेटे मुंह में तो खाना डाल नहीं दूंगी तुम दोनों के। अब खाने के लिए तो बिस्तर छोड़ना ही पड़ेगा ना। वाह माँ, आपका आइडिया बुरा नहीं है। आप हमारे मुंह में नाश्ता ऐसे ही लेटे लेटे डाल दो, फिर दिन में खाने के समय जगाने आ जाना। सिमो ये सब सुनकर परेशान हो जाती है और हार मानकर नीचे चली जाती है। उसकी ये परेशानी ऐसे ही आए दिन चलती रहती थी, क्योंकि ना उसकी लड़कियां टाइम से खाती पीती और ना ही साफ सफाई रखती। उनके आलस के कारण वो ज्यादा पढ़ तक नहीं पाई थी। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक दिन जब 5 हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी तो सिमो वहाँ आकर कहती है, अभी 3 घंटे पहले जब मैं यहाँ आई थी तब भी तुम यही थी और अब भी यही हो। अरे उठ जाओ जरा, काम में मेरा हाथ बटा दिया करो। कल को किसी दूसरे के घर जाओगी तो तुम्हारे ससुराल वाले मुझे गालियाँ देंगे। माँ, ऐसे कैसे गाली देंगे? हमको सब आता है। और वो कहते हैं ना कि जब सिर पर पड़ती है तो इंसान सब कुछ करना सीख जाता है। देखना, हम लोग भी सीख जाएंगे। हाँ, भगवान खुद आएंगे ना तुमको सिखाने। और जब मैं तुम सबकी माँ होकर तुमको कुछ नहीं सिखा पाई तो खुद ब खुद तुम सीखने से रही। माँ, कितना बोलती हो आप। हम तो इतना बोलने में भी थक जाते हैं। आओ हमारे साथ बैठ जाओ, साथ में बैठकर कोई मूवी देखते हैं, बड़ा मजा आएगा। फिर आराम से जाकर सो जाएंगे। अगर मैं भी तुम 5 की तरह आलसी हो गई या टीवी देखने बैठ गई तो घर का काम कौन करेगा और खाना कौन बनाएगा? नहीं, मेरे पास तुम्हारे जैसे खाली समय नहीं है। एक काम करो, मैं मंडी से सब्जियां लेकर आती हूँ। गैस पर सब्जी चढ़ी है, 5 सीटी लगते ही गैस बंद कर देना, ठीक है? भूलना मत, और आलस तो बिल्कुल भी मत करना। सिमो इतना कहकर वहाँ से मंडी चली जाती है और जब वो वापस आती है तो देखती है कि उसकी 5 बेटियां अभी भी टीवी के आगे बैठी हैं। और उनको देखकर सिमो किचन में जाकर देखती है कि कुकर अभी भी गैस पर है और सब सब्जी जल चुकी है। ये सब देखकर वो कुकर लेकर बाहर आती है और अपनी बेटियों को दिखाते हुए कहती है, तुम सब नलायकों के बस की कुछ नहीं है। मैंने तुमको बोला था कि 5 सीटी पर गैस बंद कर देना, तुमसे इतना भी नहीं हुआ। हाँ माँ, मुझे याद है आपने ये कहा था, लेकिन मुझे 5 सीटी गिनने में आलस आ गया। आप शोभा से पूछो ना, उसने बंद क्यों नहीं किया? माँ, मैंने 5 सीटी तो गिनी, लेकिन मुझे रसोई में जाने में आलस आ गया तो मैं गैस बंद करके नहीं आई। पर प्रिया तो रसोई में गई थी, आप उससे पूछो गैस बंद क्यों नहीं की उसने। मैं रसोई में गई तो थी, लेकिन मुझे गैस बंद करने में आलस आया और मैंने नहीं किया। ये सब होते हुए देखकर सिमो प्रियंका से कहती है, क्यों री, तू तो इन सब में सबसे बड़ी है, तूने कुछ क्यों नहीं किया? माँ, बाद में बताऊंगी, अभी मुझे जवाब देने में आलस आ रहा है। सिमो का गुस्सा ये सब सुनकर आसमान पर पहुंच जाता है। वो लाल मुंह लेकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद एक दिन जब वो परेशान होकर अपनी गली में टहल रही थी तो मिश्रा जी उसके पास आकर कहते हैं, क्या बात है सिमो जी, बड़ी परेशान नजर आ रही हो। आज आप रोज से भी ज्यादा परेशान हो। अगर पड़ोसी ही पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कैसे चलेगा? मिश्रा जी, जिसकी 5 आलसी बेटियां होंगी वो परेशान नहीं होगी तो क्या होगी? छोड़िए आप ये सब, मेरा दुखड़ा सुनने से कुछ नहीं होने वाला। कौन सी मेरी बेटियां आलस छोड़ देंगी? सिमो जी, आप भी ना, बस इतनी सी बात। बेटियां कितनी भी आलसी क्यों ना हो, लेकिन माँ की तकलीफ नहीं देख सकती। बस आप भी यही करना। क्या मतलब आपका? मैं कुछ समझी नहीं, आप सीधा बताइए, पहेली क्यों बुझा रहे हैं?
जी बस यही करना है आपको। अपनी तबीयत खराब होने का या कहीं से गिरने का नाटक करना होगा। जब वो आपको तकलीफ में देखेंगी तो खुद ही आपकी मदद करेंगी। जी देखिए, मैं अभी इस बारे में कुछ कह नहीं सकती क्योंकि मैंने अपनी बेटियों से जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। बाकी आगे की आगे देखते हैं। सिमो ये बोलकर घर आ जाती है, लेकिन उसकी और मिश्रा की बातें उसकी 5 बेटियां छुपकर सुन लेती हैं। और अगले दिन जब वो अपनी माँ के कमरे में जाती है तो उसे पैर पर पट्टी लपेटे हुए देखती है। तो उसके पास जाकर वो कहती है, माँ उठो, भूख लगी है, 12 बज चुके हैं, हमें नाश्ता बना कर दो। कुछ दिन घर तुम संभाल लो। मेरे पैर में जरा मोच आई है, डॉक्टर ने चलने फिरने से मना किया है। माँ, मोच आई है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। चलो उठो और हमारे लिए कुछ बना दो, जल्दी से और बढ़िया सा। आपको पता है कि हमको आलस आता है और काम करना जरा भी पसंद नहीं है, फिर भी अब तक आपने हमारे लिए नाश्ता नहीं बनाया। सिमो ये सुनकर आंखों में आंसू भरकर उठती है और रसोई की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन वो रास्ते में ही गिर पड़ती है, जिसे देखकर शिल्पा कहती है, माँ, नाटक करना तो कोई आपसे सीखे। हमसे काम करवाने के लिए आप इतना गिर गई कि गिर ही गई, लेकिन आपकी ये चाल हम 5 आलसी बेटियों के आगे नहीं चलने वाली। वाह माँ, क्या एक्टिंग कर रही हो आप। अब उठो जल्दी से और नाश्ता बना दो, बस बहुत हो गया। ये बोलकर 5 वहाँ से चली जाती हैं। और जब 5 बाहर आती हैं, तो प्रियंका सबसे कहती है, कहीं माँ सच में तो दर्द में नहीं, कहीं उनको सच में मोच तो नहीं आ गई। हमको एक बार जाके देखना जरूर चाहिए। हो सकता है उन्होंने मिश्रा अंकल की बात ना मानी हो और माँ सच में कहीं गिर गई हो और उनको मोच आ गई हो। हाँ, एक बार जाकर माँ को देखते हैं। उनके आंसू मुझे भी झूठे तो नहीं लग रहे थे। ये सब बोलकर वो 5 फिर से सिम्मो के कमरे में आती है, जहाँ सिम्मो उठने की कोशिश करते हुए कहती है, कितनी अभागी माँ हूँ मैं, जिसे एक नहीं 5 आलसी बेटियाँ मिली हैं, जिनको अपनी माँ का दर्द भी नहीं नजर आता। सिम्मो ये बोलकर जैसे ही उठने की कोशिश करती है, तभी उसकी 5 बेटियाँ वहाँ आती हैं और प्रिया अपनी माँ से रोते हुए कहती है, माँ, आपको तो सच में पैर में मोच आई है, हमको माफ कर दीजिए। हमें लगा कि ये सब आप हमसे काम करवाने के लिए कर रहे हैं। हमने आपको और मिश्रा अंकल को बात करते सुना था, हमें माफ कर दीजिए। मेरी बच्चियों, तुम 5 आलसी बेटियों की माँ इतनी नहीं गिरी कि तुम सबसे काम करवाने के लिए छल का सहारा ले। ये सब सुनकर 5 बेटियाँ सिम्मो को उठाकर बेड पर बैठाती है और दिल से अपनी माँ से अपने किए की माफी मांगकर काम करने लगती है। और सबको काम करता देखकर सिम्मो को भी बहुत खुशी होती है। सब काम करने के बाद अपनी माँ के लिए नाश्ता लेकर आती है और कहती है, माँ लो, नाश्ता कर लो और जल्दी से दवाई ले लो और आप अच्छे से आराम करो, क्योंकि आपको जल्दी से ठीक होना है ना। मेरी बच्चियों, मुझे माफ कर दो, आज मेरी वजह से तुम सबको घर का सारा काम करना पड़ा। माँ, माफी तो हम सबको आपसे मांगनी चाहिए। जो बर्ताव हमने आपके साथ किया, आज इतना सारा काम करके हमको एहसास हुआ कि आप अकेले सब कैसे संभालती हैं। अब से हम सब मिलकर काम बांटकर किया करेंगे और आप आराम करना। ये सुनकर सिम्मो भी खुश हो जाती है और अपनी 5 बेटियों को गले से लगा लेती है और 5 बेटियां अपना आलस भूलकर अपनी माँ की खूब सेवा करती है और सबके साथ खुशी से रहती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आई तो इस कहानी से जुड़ा एक सवाल आपके लिए है कि सिम्मो ने अपनी बेटियों को कितनी सीटी के बाद गैस बंद करने को बोला था। कमेंट में अपना जवाब बताना ना भूलें। दुलारी की रिया और रागिनी नाम की 2 बहुएं थी, लेकिन दोनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क था। दुलारी की छोटी बहू अच्छे परिवार की और अच्छी पढ़ी लिखी लड़की थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी बड़ी बहू छोटे घर की और कम पढ़ी लिखी लड़की थी। दोनों में इतना अंतर होने के कारण दुलारी अपनी छोटी बहू रिया को ज्यादा पसंद करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन सुबह सुबह दुलारी अपनी बड़ी बहू रागिनी को आवाज लगाकर बुलाती है और कहती है, बहू, आज मैंने घर में अपनी शादी की सालगिरह की खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखी है। सजावट से लेकर खाने पीने तक का सारा काम अच्छे से देख लेना, कोई कमी नहीं होनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा अगर कोई गड़बड़ हुई मेरी पार्टी में तो। दुलारी जी, इन सब की क्या जरूरत है? अब हम सब की उम्र नहीं है ये सालगिरह मनाने की।
अब तो अपने शौक थोड़े कम कर दीजिए, बहू बेटे वाले हो गए हैं हम लोग। आपको लगता है कि हम बहू बेटे वाले हो गए हैं तो हम अपने खास दिन को खुशी से नहीं मना सकते? मैं आपको इतनी बूढ़ी लगती हूँ क्या? नहीं दुलारी जी, मेरे लिए तो आप अभी भी उतनी ही सुंदर हैं, जवान हैं, जितनी आप शादी के टाइम पर थी। हाँ पापा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी माँ को देखकर कोई नहीं कह सकता कि उनके इतने बड़े बच्चे हैं। बिल्कुल सही कहा भाई आपने, हमारी माँ तो बहुत यंग है। मैं तो सोच रहा हूँ कि माँ पापा की सालगिरह के दिन इनकी दोबारा शादी करवा दें। आइडिया बुरा नहीं है छोटे, क्यों पापा, सही कह रहे हैं ना हम? नेकी और पूछ। चुप करो तुम दोनों, सुबह सुबह मजाक में लग गए और आप भी इन्हीं का साथ दे रहे हैं। कुछ शर्म कीजिए, इतने बड़े बच्चे हैं आपके। शर्म की क्या बात, अपनी बीवी से दोबारा शादी के लिए बोल रहा हूँ, किसी और से नहीं। तुम दोनों अपनी मस्ती बंद करो और ऑफिस जाओ और शाम को टाइम से आ जाना। जी माँ। जी माँ। माँ जी आप चिंता नहीं करो, हम सब काम बहुत बढ़िया तरीके से कर लेंगे। आपको शिकायत का कोनो मौका नहीं देंगे, ना ही आपकी पार्टी खराब होने देंगे। पार्टी तो वही खराब हो जाएगी जहाँ तेरा मुंह खुला, वहाँ तेरी गवारपंती तो तेरी सुंदर शक्ल भी नहीं छुपा पाएगी। बहू तू एक काम कर, तू पार्टी में किसी से बात मत करियो और ना ही अपना ये मुंह खोलियो। काहे माँ जी, काहे इतना बुरा बोलती हैं? नहीं नहीं भाभी, आप बहुत अच्छा बोलती हैं। माँ जी तो बस ऐसे ही बोलती रहती हैं। माँ जी आप चिंता मत करिए, मैं सब हैंडल कर लूंगी, यू डोंट वरी। अब तो इसके साथ है तो मुझे भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुझ पे खुद से भी ज्यादा विश्वास है। अच्छा मुझे अब शॉपिंग पर जाना है, तुम दोनों सब देख लेना, मुझे आते आते रात हो जाएगी। ओके माँ जी। इतना कहकर दुलारी शॉपिंग के लिए चली जाती है और रिया अपने कमरे में जाकर आराम से फोन पर बातें करने लगती है और रागिनी मेहमानों के लिए रात का खाना बनाना शुरू करती है। थोड़ी देर बाद जब रिया अपनी जेठानी को ढूंढते हुए किचन में आती है तो देखती है कि वो जमीन पर बैठकर सिलबट्टे पर मसाले पीस रही है, जिसे देखकर रिया बोलती है, जेठानी जी ये आप क्या कर रही हैं पूरे किचन को फैलाकर? शाम होने वाली है, जाकर अच्छे से तैयार हो जाइए, पार्टी का टाइम होने वाला है। माँ जी आती ही होंगी, आपको ऐसी हालत में देखेंगी तो बहुत सुनाएंगी। अरे देवरानी जी, हम भी तो ही कह रहे हैं, सांझ ढलने को आई है, अभी तक कोनो खाने का आता पता नहीं है और ना ही घर में कोनो सजावट हुई है। बताओ हम काहे सज धज के बैठ जाएं? जेठानी जी घर में पार्टी है, पूजा नहीं, जो थोड़े से प्रसाद में हो जाएगा। पार्टी के काम के लिए बाहर से लोग आते हैं और वो सब करके चले जाते हैं, हमें कुछ नहीं करना पड़ता सिवाय तैयार होने के। मैंने उन सबको बुला लिया है, 3-4 घंटे में वो आ ही जाएंगे। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था। हमारे गांव में तो किसी की भी शादी होती है तो खुद ही खाना पकाना पड़ता है, फिर करो पार्टी। नहीं जेठानी जी, यहाँ सब काम फोन पर हो जाता है, जिसको स्मार्ट वर्क बोलते हैं, आप नहीं समझोगी। इतना कहकर रिया अपने कमरे में तैयार होने चली जाती है और थोड़ी देर बाद जब दुलारी शॉपिंग से घर वापस आती है तो देखती है कि सारा घर बहुत अच्छे से सजा है और केटरिंग का भी सारा काम बहुत अच्छे से सेट हो गया है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। तभी दुलारी की छोटी बहू रिया उसके पास आती है और अपनी जेठानी की गवारपंती के बारे में बताती है। उसके बाद वो अपने काम के बारे में बताती है, जिसे सुनकर अपनी बड़ी बहू को वो बुलाती है और कहती है, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आज फिर सुबह तूने अपनी गवारपंती दिखाई। आज अगर रिया बहू नहीं होती तो हमारी इस पार्टी और इस घर की इज्जत का क्या होता? जाने दीजिए माँ जी, ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ना, आप चिंता मत करो, मैं जेठानी जी को सब सिखा दूंगी। देख तुझसे छोटी है फिर भी इसे हर चीज की कितनी नॉलेज है। और ये तूने क्या पहना हुआ है? आज घर में पार्टी है, तेरे गांव की कोई नौटंकी नहीं है, जा कुछ अच्छा पहन कर आ। ठीक बा माँ जी, लेकिन हमारे पास तो ऐसे कपड़े हैं ही नहीं, हम का पहने? रिया बहू तुम थोड़ा अच्छे कपड़े देख दो इसके लिए, ताकि ये पार्टी में पहन सके। सभी लोग तैयार होकर पार्टी में आते हैं और सभी मेहमान सजावट से लेकर हर चीज की बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन तभी सबकी नजर रागिनी पर पड़ती है, जिसने पार्टी में गवारों की तरह रंग बिरंगी साड़ी पहनी थी, जिसे देखकर सब उसका बहुत मजाक बनाते हैं। लेकिन दुलारी सबके सामने उसे कुछ नहीं बोल पाती। थोड़ी देर बाद सबको पार्टी में ऐसे खड़े सिर्फ बातें करते हुए देखकर रागिनी अपनी देवरानी रिया से
बोलती है। देवरानी जी, इस शहर में का ऐसे पार्टी होती है, सब लोग कैसे चुपचाप बस एक दूसरे से ही बतियाए जा रहे हैं, कोनो और बात करते ही नहीं है। अरे पार्टी तो हमारे गांव में होता है, तनिक हमार माँ देखो कैसे गाना बजाना करती है, ऐसे डांस करती है, का मजा आता है। यहाँ तो बस फुसफुसाने से ही फुर्सत नहीं। आप सही कह रही हो जेठानी जी, इन सबको आता ही नहीं होगा पार्टी एंजॉय करना। एक काम करो, आप ही बता दो इन सबको डांस करके कि पार्टी एंजॉय कैसे करते हैं। सच्ची देवरानी जी, माँ जी कहीं कुछ बोली तो? माँ जी को मैं देख लूंगी। रागिनी रिया की बात मानकर पूरी पार्टी के सामने अपने कमर पर हाथ रखकर जोर जोर से गाते हुए मटकने लगती है, जिसे देखकर सब लोग बहुत जोरों से हंसना शुरू करते हैं। रागिनी को थोड़े समय तक तो लगता है कि सब उसका डांस देखकर खुश हो रहे हैं, इसीलिए सब उस पर हंस रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसका डांस खत्म होने के बाद भी लोग हंसना बंद नहीं करते, तब उसे थोड़ा अजीब लगता है। और जब उसकी नजर अपने घर वालों पर जाती है तो वो समझ जाती है कि सब लोग उसका मजाक बना रहे हैं, और वो चुपचाप पार्टी से अपने घर के अंदर चली जाती है। और तभी उसका पति यश बोलता है, तुम्हारी गवारपंती की हद होती है यार, तुमने आज अपने साथ साथ पूरे परिवार वालों का मजाक बना दिया। मैंने तो पहले ही कहा था ये गवार पूरी पार्टी खराब कर देगी। इस तरह से परिवार के सब लोग उस पर गुस्सा करके चले जाते हैं और वो अपने कमरे में बैठकर रोना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद उसकी देवरानी उसके कमरे में आकर बोलती है, क्या हुआ जेठानी जी, आप इतना रो क्यों रही हैं? आपने तो सच में पार्टी में रंग जमा दिया। देवरानी जी, अगर सच में ऐसा है तो सभी लोग हम पर इतना बरस कह रहे हैं जैसे हम डांस नहीं किसी की जान ले लिए हूँ। आप उनकी बातों पर ध्यान मत दो, वो सब चलते हैं आपसे। बस आप माँ जी को मत बताना कि मैंने आपको डांस करने के लिए बोला था। रागिनी रिया की बात मानकर अपनी सास को कुछ नहीं बताती। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और एक दिन अचानक रागिनी रिया के कमरे में जाती है और उसे अपने दोस्तों से अपना मजाक उड़ाते हुए सुन लेती है। सब कुछ समझ भी जाती है कि रिया उसके गवार होने का फायदा उठाकर उसकी सास की नजरों में उसे गिरा रही है, और रागिनी जाकर अपनी सास को सब कुछ बताती है, जिसके बाद उसकी सास दुलारी रिया को बुलाकर बहुत सुनाती है, जिससे उसे अपनी गलती समझ में आती है और वो अपनी जेठानी रागिनी से माफी मांगती है और धीरे धीरे उसे भी अपनी तरह बना देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।